नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन के कार्यक्रम मुझे इंसाफ चाहिए में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें जागरूक करने के अलावा कानूनी सहायता मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। कोलकाता से मलका बीवी आज हमारे साथ अपनी समस्या साझा करेंगी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उन्हें जरूरी कानूनी सहायता पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ी हैं मलका बीवी कोलकाता से, जो कि अपनी समस्या हमें बताएंगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से जुड़ी हैं हमारे साथ एडवोकेट अकीला हैदर। अफरोज फातिमा दिल्ली से जुड़ी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं और इस्लाम की जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन पर। सबसे पहले हम मलका बीवी से कहेंगे कि वो अपनी पूरी कहानी जो है वो हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनके साथ शेयर करें। जी, मेरा नाम मलका बीबी है। मैं कोलकाता से रहने वाली हूँ। मेरी शादी 9 मार्च 2015 को हुई थी और मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में काम करते हैं, सार्जन एमटीडी हैं। और जब मैं शादी करके गई तो 2 महीने तक ठीक थे। फिर मेरे सास ससुर ने मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे मैडम। तो मेरे हस्बैंड बोले कि वो लोग दो बात सुनने में कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं, तुम ही एक बहू हो और तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर आए दिन झगड़े बढ़ते गए मैडम। मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टिंग थे, न्यू दिल्ली रेस कोर्स में। वहाँ मैं रात में फ़ोन करती तो बोली क्यों रात में फ़ोन करती हो तुम, सुबह ड्यूटी रहती है, तुम क्यों बात करती हो, घर की बातें बताती हो। मैंने कहा मैं अकेले आप लोगों के साथ रहती भी हूँ और प्लस मैं अपने हस्बैंड से भी ना बात करूं, बल्कि मेरी अरेंज मैरिज हुई है, एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। बोली नहीं इतनी बातें मत किया करो तुम। तो मैंने बोला, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो बोले कि ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा, वो जो बोले उनके जवाब मत देना। आए दिन उनका टॉर्चर इतना बढ़ गया ना मैडम कि आपस में कुछ, मेरी 2 नंद है, एक का नाम है शबनम नौहीद और एक का नाम अंजुम है, जो पुणे में रहती हैं। वो हमारे शादी पे नहीं आई थी, ठीक है। वो जो हमारे शादी पे नहीं आई थी, तो शादी के बाद अचानक वो आ गई जब हमारे ये सासू माँ की हार्ट की ऑपरेशन हुई थी। तो इनके बाद इनका रवैया और चेंज हो गया मैडम। भाई बहन में कुछ इश्यूज थे, शादी में नहीं आए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे प्रॉपर्टी को लेकर, वो मुझे नहीं पता था मैडम। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए ये गुड़िया आई भी है। तो बोली क्यों बताई तुम, वो आई भी है? हाँ तुमको नहीं पता? हम बोला देखिए मैडम, देखिए अम्मी, ये मेरे हस्बैंड है, हम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर क्या हुआ मैडम, इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैंने इतना उनका सेवा किया, करने के बाद मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब झगड़ा बहुत बढ़ गया, अब तुम दिल्ली चलो मेरे साथ। वहाँ उन्होंने एक एक किराए का मकान लिया, मुझे रखा। रखने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी मैडम, कोई भी परेशानी नहीं थी मैडम। और फिर वहाँ मैंने, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई मैडम, ट्विंस बेबी थे हमारे, तो सारे काम मेरे हस्बैंड बोलते थे आपको सारे काम करने होंगे, झाड़ू पोछा ये सारे काम, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है मैं करूंगी। मैडम 5 महीने हो गए, मैंने अपने इन लॉज को कॉल किया, देखिए आप दादा दादी बनने वाले, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, मगर उन्होंने एक रिप्लाई नहीं किया। मेरी हालत बिगड़ती जा रही है मैडम। अगर मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन को ना बुलाऊं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में ड्यूटी निकल जाते थे। वो तो नहीं देख रही कि मैं दिन भर किस हालात से गुजर रही हूँ, मगर नहीं आए मैडम। लास्ट में मैंने अपनी बहन को बुलाया, अपनी मम्मी को बुलाया, फिर वो लोग आए। तो मेरे हस्बैंड को उनसे भी प्रॉब्लम हो गया, ये जाने बोलो अपने मम्मी पापा को, जाने बोलो। मैंने कहा मेरी डिलीवरी होगी तब जाएंगे ना, अचानक आप उन्हें जलील कर रहे हो कि जाओ जाओ। ये ऐसे आप नहीं बात कर सकते आप मेरे मम्मी पापा से, क्योंकि नहीं नहीं उन्हें जाने बोलो। मैडम फिर मेरे बच्चे हो गए, जब मेरी मम्मी 9 महीने में आई थी, 8 महीने में जब मेरे बच्चे हो गए, होने के बाद मेरे इन लॉज, जब मैंने हॉस्पिटल में बात की कि मैंने एक लड़का और हमारी एक लड़की को जन्म दिया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया तो मैंने बात की अपने सासू माँ से और अपने ससुर से कि हाँ पापा देखिए
एक लड़का एक लड़की, वो आप दादा बन गए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी मुझसे गलती हुई, मैंने अपनी गलती बोली, जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ कर दे। तो उनने क्या कहते हैं, मेरे इन लॉज फोन करके, मैं बेड पे हूँ, मेरी सीजरिंग हुई है, वो वो कह रहे हैं कि ये जो उसकी मम्मी है ये मुझसे कितना झगड़ा की है पता है। मेरे हस्बैंड मेरी एक नहीं सुनी मैडम हॉस्पिटल में, और वो मुझसे झगड़ा करने लगे। मेरी मम्मी ने बोला आप इस हालत में क्यों झगड़ा कर रही, मगर एक नहीं सुनी मैडम। मेरा डिपेंडेंट कार्ड छीन लिया, मेरा अफवाह कार्ड छीन लिया। छीनने के बाद बोले कि अब तुझे मैं 1 रुपये हाथ में नहीं दूंगा, तो बहुत बदमाश है। तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से ये कहा। हमला देखिए, जब जब आपस में बात हुई थी तो वो भी कहते ये भी कहते, बात खत्म कीजिए, अभी हमारे बच्चे हुए। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि नहीं आप जाइए, मेरे मम्मी पापा आ गए, आप जाइए। तो चले गए मैडम मेरे मम्मी पापा। जब मेरे इन लॉज मेरे साथ रहने लगे तो अचानक मेरे हस्बैंड बोले मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना, और मुझे मारने लगे। सिर्फ मेरी डिलीवरी की 4 दिन हुई थी, मारने लगे। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो आपको कोई हाल में डिवोर्स नहीं दूंगी, मेरे 2 बच्चे हुए, मैं कैसे डिवोर्स दे दूंगी। तो बहुत बड़ी साजिश खेलती है, वो है ये है। और उनकी मम्मी ने, अगर मेरी सीजरिंग हुई है मैडम, मैं बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, बोली क्या डब्बे का दूध पिला रही है और ये दूध नहीं पिला रही, ये माँ है, ये तो जानवर है। इतना मेरी मम्मी पापा चले गए, सलूक किया, लास्ट में बहुत झगड़ा हुआ। मेरे भाई भाभी को बोला है अचानक कि तुम उसे लेकर जाओ, 4 महीने उसे काम वाम सिखाओ और बच्चे 4 महीने में बड़े हो जाएंगे। जब मैं मायके चली आई अचानक, तो फिर 5 महीने हो गए, मैं अपने इन लॉज को फोन, मेरे कोई रिप्लाई नहीं कि सुनो अपने माँ बाप के यहाँ रहो अभी। ऐसी तो ये बच्चे का पैसा बचा लिया, अपने घर पे नहीं करवाया। बेस्ट हॉस्पिटल में हमारे बच्चे हुए थे, मैंने कहा मैं तो आने मांग रही थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं आने दिया। बोले नहीं, अब वो अभी 1-2 साल पलेगा। बहुत बात हुई मैडम आपस में, सलाह मशवरा होकर एक कोर्ट का पेपर लेके आए जिसमें लिखा हुआ था कि आपको जो भी कहना है, आप अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलोगी, आप किसी से बात नहीं करोगी, कोई नाता नहीं रखोगी, अगर यहाँ पे किसी का डेट भी हो जाता है तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। तो मैंने अपने 2 बच्चे का मुंह देखकर मैंने इसके लिए भी राजी हो गई। हम बोला नहीं ठीक है, जो भी कह रहे हैं कहने दीजिए। मैं साइन कर दी मैडम, वो चले गए। तो अचानक वो मुझसे कह रहे हैं कि तू सामान पैक कर ले, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे क्वार्टर मिल गया। तो बोला अचानक, बोले हाँ तुझे मम्मी पापा से मिलने मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ रहना है, जिंदगी गुजारनी, अगर मेरी मम्मी पापा से नहीं मिलना मुझे कोई इशूज नहीं। वो मुझे ले गई मैडम, आर के पुरम था दिल्ली में, वहां में मुझे क्वार्टर मिला। वहां भी मैं बहुत सारे काम अच्छे से संभाल रही थी, हर कुछ अच्छे से कर रही थी मैडम। मगर मेरी सासू माँ को वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ। तो एक एक रात में वो ड्यूटी करके आते, मैं थक के सारा काम करके सो जाती, उनके हर चीज सामने रख कर, फिर भी वो बोलती ये का। मगर मेरे हस्बैंड ने उस वक्त से मुझे कमरे में बंद करके मारना स्टार्ट कर दिया मैडम। और मेरी सासू माँ बोलती है पीठ में मार, हाथ में मार, उसे कमर में मार, ये बहुत बदमाश लड़की है, ये है वो है। मैं एकदम तंग आ गई। हम बोला कि आप मेरी जान भी ले लोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं अपने माता पिता के घर नहीं जाऊंगी। वो लोग खुद गरीब हैं, वो लोग हमारे बच्चे को 9 महीने देखे, बल्कि आपने 1 रुपया नहीं दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और तभी मेरे मम्मी पापा ने देखा है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगी। बोले नहीं तुझे जाना होगा। फिर मेरे हस्बैंड मेरे फादर को कॉल करके कह रहे हैं सुनिए, आप अपनी बेटी को ले जाइए, नहीं तो मार डालूंगा, ये आर के पूरा में लाश भी नहीं मिलेगी। मैं बेबस होकर, वहां पे क्वार्टर में एक लेडी रहती थी, उन्होंने कहा मलिका तुम्हारी चीखने की आवाज क्यों आ रही थी। तो मैंने बोला कि देखिए ना ये दीदी, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं। बोले तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए ना। मैंने बोला कि मैं कैसे बुलाती, वो लोग बोलते अगर बाहर वाले को कुछ बताया या कांटेक्ट रखी तो बहुत बुरा होगा। तो वहां पे एक देखिएगा बच्चे का एक टेन लगा हुआ रहता था मैडम, तो वहां पे एक लेडी बैठी रहती थी। तो नीचे में मैं जब अपने बच्चे को कुछ भी खिलाने के लिए जाती थी तो बहुत हिम्मत करके उनके पास गई। हम बोला देखिए रोज वो मुझे मारते हैं, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में काम करते हैं और वो मेरा जान ले लेंगे एक दिन, मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने बोला देखिए आप ऑफिस जाइए, ऑफिस जाके कंप्लेन किए। तो मैं ऑफिस गई मैडम, बेबस होके 2 बच्चे को हाथ में लेकर मैं वहां से निकल के ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद वहां पे एक लेडी थी,
वो हमारा काउंसलिंग करके बोली, सरफराज ये तुम्हारी वाइफ है और बच्चे, पहले तुम्हारा फैमिली वो है, माँ बाप भी हैं, मगर तुम उसे ऐसे इग्नोर मत करो। बोले नहीं, पहले नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा क्वार्टर में, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और मार के तो मेरा हालत खराब कर दिया था मैडम कि अभी भी मैं कमर के इससे ठीक से उठ नहीं पाती हूँ। ठीक है, फिर वो आ गए ऑफिस में, काउंसलिंग होने के बाद वो मेरे पापा को फोन किए, क्यों लेने के लिए नहीं आई? तो फिर मेरी एक सिस्टर थी, अंकल थे और मेरी मदर मुझे सडनली आकर मुझे ले गए कोलकाता। कोलकाता ले जाने के बाद उन्होंने 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं किया मैडम, कोई चीज की भी नहीं। मैं सेंट्रल अफवाह में एक एप्लीकेशन डाला, अफवाह में एप्लीकेशन डाले कि देखिए मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा पानी नहीं देते, मुझे बहुत टॉर्चर करते, मुझे बहुत परेशान कर रखा है, 2 बच्चे हैं हमारे। तो तो ये मिल गया मैडम, क्या बोल। तो मेंटेनेंस के लिए बोले नहीं, पहले आपकी काउंसलिंग होगी। तो वहां मेरे सास ससुर ने कहा कि देखिए लड़की पागल है, ये मेंटल है, ठीक है। वो इसीलिए मेरे ये ये बेटा नहीं रखना चाह रहा है उसे, वो काम करती है, भूल जाती है, वो लोग एप्लीकेशन में लिखे। तो मैं दिल्ली गई, दिल्ली जाके मेरी काउंसलिंग, मेरे हस्बैंड, मेरे अ, मुझसे और भी बहुत सारे ऑफिसर लोग थे, तो हुई मैडम। होने के बाद हम्म, होने के बाद क्या हुआ मैडम कि बहुत समझाया गया कि ये कहाँ जाएगी, ये फूट पर आ जाएगी, तुमको नहीं नहीं, उसे कोर्ट में जाने बोलिए, कोर्ट में मैं उसे बताऊं, जो फैसला होगा कोर्ट में, मैं नहीं रखूंगा, वो तो हार्म कर लेगी, अपने आप को सुसाइड कर लेगी, वो कुछ भी कर सकती है। तो बोले कि अगर तुम अच्छे से रखोगे तो वो क्यों करेंगी? मगर नहीं माने मैडम। मैं दिल्ली से बोले अगर आपके हस्बैंड रखने के लिए राजी हैं क्वार्टर मिल जाएगा, मगर वो नहीं रखे मुझे। मैं लास्ट में मैं अपने माँ बाप के साथ फिर घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मुझे मेंटेनेंस का फॉर्म मिला, जो मेरे इन लॉज ने बोला कि देखो दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेंटेनेंस का जो फॉर्म है जो मिला है, वो केस वापस ले लो, और जो भी तुम एलिगेंस मुझ पे, मेरे बेटे पे लगा वापस, कि मैंने कभी तुम पे जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हें गालियां नहीं दी, मैंने तुम्हें मार नहीं खिलाया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि अच्छा पापा, मम्मी आप मुझे रखेंगे अगर मैं ये सारे केस वापस ले लेती हूँ, मैं सारा ये इल्जाम वापस ले? बोली हाँ मैं रखूंगी तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, मैं केस वापस ले ली मैडम मेंटेनेंस का। जब सारे जगह से मेरा पेपर आ गया, सेंट्रल अफो वाले कहें कि आप क्यों केस वापस ले रहे हैं, क्या पता आपके हस्बैंड मेंटेनेंस ना दे तो आपके और आपके बच्चे। हाँ, बोला नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे में सुलह हो गई है, अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से। जब मैडम सारा केस खत्म हो गया, पेपर आ गया, जब मैं गई तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काजी के पास जाना होगा। मैंने काजी के हम्म। पास? तो मैं फिर राजी, हम बोला ठीक है आप चलें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं काजी के पास गई, काजी के सामने बोले ये बच्चे का ख्याल नहीं रखती है, ये ठीक से बच्चे, किचन में मैं रहती खाना बना रही हूँ, 2 बच्चे रोएंगे, नौकर नहीं रखते थे, सर्वेंट नहीं रखते हैं वो लोग, तो बच्चे अगर इस हाल में पॉटी करके तो मैं कैसे देखूंगी मैडम, मैं तो किचन में खाना बना रही हूँ, ठीक है। अगर उनकी दादी है देख सकती हैं थोड़ा, मगर उन्होंने नहीं देखा, बोले अच्छा से ख्याल नहीं रखती है, मतलब ठीक है। उन इसके बाद क्या हुआ मैडम, बहुत सारी ये होने के बाद हम बोला केस वापस ले ली, हाँ हाँ केस वापस ले ली। तो काजी साहब ने बोला देखो ये सब छोटे छोटे बात में तुम उसे तलाक नहीं दे सकते, ये सब आम बातें हैं, ये सब बातें होती हैं, और 2 बच्चे का ख्याल रखना आम बात नहीं है। एक बच्चे की औरत नहीं संभाल पाती है, ये 2 बच्चे को संभाल रही है। वो उन्होंने मेरा सपोर्ट होकर बोला था मैडम। मैंने उनसे हाथ पैर जोड़कर वहां पे अपने ससुर से, सास से, हस्बैंड से जो भी गलतियां माफ कर दे, मगर उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं कपड़ा अपना पैक करने लगी मैडम कि मैंने सारे केस वापस ले लिए, अब जो होगा तो अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है सारे केस वापस तो तू ले ली है, मगर अभी नहीं मैं रखूंगा, अभी 1-2 साल और तू मम्मी के पास अपनी रह। मैंने कहा ऐसे ना कहें, मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने केस वापस ले लिया। मेरे मदर फादर ने कहा था कि तू जो करी तू समझेगी, तू केस मत वापस ले, अभी तो मैं घर की ना रहूंगी ना घाट की रहूंगी, प्लीज मुझे ऐसे ना करे। मैडम मैं 3 दिन बिना खाए हुए, 3 दिन सिर्फ मैंने अपने बच्चे को खिलाया, और वहां मैं 2 दिन रही मैडम, 3 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पी कर रही। और मैंने पॉकेट में बिस्किट रखा था वो खा कर रही मैडम मैं, कि मुझे हर हाल में यहाँ रहना। अगर मैं जाकर बोलूंगी कि मेरे ससुर ने बोला है, मेरे हस्बैंड ने बोले 1.5 साल और रहो, तो क्या वो राजी होंगे?
नहीं होंगे। फिर लास्ट में मैं बहुत हार मान गई मैडम। तो मेंटेनेंस का फिर से मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कि देखिए मेरे हस्बैंड नहीं राजी हो रहे हैं, उन्होंने मुझे ये किया था, स्टेटाइज किया था कि तुम केस वापस ले लो तो मैं रखूंगी, मगर उसने रखा ही नहीं। मैं तो जो भी मेरा मेंटेनेंस का केस है तो ये चालू कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। फिर सेटलमेंट का पेपर दिया उन्होंने कि देखिए अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं केस वापस तो आप साइन कर दे। आज भी मेरे पास पेपर है, मेरे हर एक बेगुनाही के पेपर है मैडम, हर एक बेगुनाही के पेपर है। तो उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। बोले अभी तू माता पिता के यहाँ रहा, और पैसे के लिए एक अकाउंट खोला था मेरा जिसमें एटीएम वो मेरे ससुर रखते थे, ठीक है। अब बोलते थे जब पैसा 7,000 5,000 दो और वही में चलाने की कोशिश, बल्कि मेरे हस्बैंड की सैलरी 60,000 है। बहुत हार मान के जब मुझे वो घर से निकाल दिए रात को मैडम, तो मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। केस करने के बाद मैंने उन पे कुछ भी लालछन नहीं लगाए, खाली वो लोग मारपीट किए थे। उसके बाद 4 साल ऐसी केस चलता रहा मैडम, क्योंकि 2 साल तो कोविड की वजह से चला गया मैडम। तो मैंने बहुत मिन्नतें की, नहीं माने। मानने के बाद जब मुझे 15,200 रुपया वहां से मिल रहा था आर्मी से मैडम, और तो उन्होंने बोला सिर्फ 5 साल आपको मिलेगा, इसके लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा मेंटेनेंस लेने के लिए। तो मैंने एक तो घरेलू हिंसा का केस किया। केस करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम। डॉरी के लिए तो इतना परेशान किया कि इतना परेशान किया मैडम कि कुछ है और औकात नहीं थी तो बाइक दे दिया, कार नहीं दिया, ये नहीं दिए, ये लोग हम लोग के काबिल नहीं थे, ये लड़की कम पढ़ी लिखी। मैंने बोला था देखिए मेरी पढ़ाई चल रही, मैं 12 पास हूँ, बल्कि मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है मैडम, बीए सेकेंड ईयर में हूँ मैं, ठीक है। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जब मेरे बच्चे को मेरी जरूरत थी, इस वक्त मैंने कोई पढ़ाई नहीं की मैडम। जब जब बड़े हो गए मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। जब मैं कोर्ट में जाती थी मैडम, तो वो मेरे लॉयर से मिलके जो 15,200 रुपये मिलता था मैडम, वो बंद करवा दिया गया, वो 8,000 रुपये कर दिए। तो एक होता ना गवाही का टाइम आया मैडम, जो फरवरी में था हमारा, उससे बचने के लिए मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मुझे इलीगल नोटिस तलाक हसन का भेजा कि अब वो जो भी करेगी, अब मैंने तलाक दे दो। मुझे फर्स्ट नोटिस मिला मैडम तो मैं बहुत टूट गई थी। तो मैं लॉयर के पास गई तो वो बोले मुझे तो मुस्लिम लॉ का कुछ नहीं पता है। तो और भी जानने वाले में थे, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा देखो ये इनलीगल पेपर है ना, इसमें काजी का साइन है ना, सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड ने टैपिंग करके साइन कर कर दे दिया। तो इसमें विटनेस का नाम होता है मैडम, विटनेस का नाम और एड्रेस। तो जिस इसमें विटनेस का नाम था, मैं वहां गई मैडम, दमदम साइड से। तो वहां पे जाने के बाद मैंने पता बहुत किया कि यहाँ पे वसी अहमद नाम के कोई रहते हैं। बोले नहीं अभी तो नहीं रहते हैं, यहाँ नाम के कोई नहीं रहते। फिर सेकंड नोटिस आया तो मेरे लॉयर ने कहा आपको सेकंड नोटिस भी रिसीव करनी होगी मलिका, ठीक है। तो मैंने फिर भी सेकंड नोटिस रिसीव किया। और मैंने जब फर्स्ट नोटिस आया ना मैडम, तो मैंने उनको एक नोटिस दिया था कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, जो भी हुआ मैंने आपने आपके मम्मी पापा ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया है, बहुत, मगर फिर भी मैं सारी बातें भूल कर आपके साथ ये जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी, कोई हाल में ही आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। ये मेरा नोटिस रिसीव नहीं कर रहे थे। मैंने फिर लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद ये क्या बोलते कमांडर ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू मैंने अपने हस्बैंड को ये लेटर दिया, नोटिस। सेकेंड नोटिस आया मैडम तो मैंने रिसीव किए। सेकेंड नोटिस में विटनेस का नाम गलत, एड्रेस गलत चेंज कर दिया मैडम। फिर वहां भी मैंने पता कि मैं थक गई मैडम। थर्ड नोटिस था तो मेरे लॉयर ने बोला मत रिसीव करो। और उसमें लिखे क्या है मैडम, तलाक का मेन मुद्दा उन्होंने क्या दिया, मेरे मम्मी पापा को वो पॉइजन दे रही थी, मैंने देख लिया। और गंदे कपड़े पहनती थी, गंदा घर रखती थी, घर नहीं साफ करती थी, ऐसे नहीं करती थी वैसे। बस ये तलाक का मुद्दा होता है। तलाक का मुद्दा तो बड़े बड़े होते हैं। आपने ये नहीं कहा, आपने क्यों गलत इल्जाम मुझ पे लगाए, कितना बड़ा इल्जाम है मैडम। बल्कि मैं 5 साल 6 साल से अपनी मदर के घर पे हूँ,
मेरे हस्बैंड के नाम पे घर है, मुझे नोटिस मिला सेकंड, तो मैं गई अपने ससुर के पास कि देखिए जो भी हुआ है। मैं हाथ जोड़ के पुलिस के भी पास गई थी, मीता देव नाम ऑफिसर है, उनके पास गई, हाथ जोड़ा मिन्नतें कि आप मुझे घर के अंदर कैसे भी करके डाल दें, मुझे और मेरे बच्चे को। उन्होंने कहा जी मैं कैसे करूँ, हम बोला कि आप लेडीज हैं, आप इतना हेल्प तो मेरा कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब मैं गई अंदर, मेरे ससुर ने मुझे धक्का दे दिया मैडम। धक्का देने के बाद मेरे 2 बच्चे को लेकर गए हैं, तो बोलेगा कि उसे तो मेरा बेटे ने तलाक दे दिया है, तलाकशुदा को कोई रखता है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, ये तलाक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मैंने गुनाह किया नहीं, इस बात की सजा मुझे देकर उन्होंने तलाक दे रहे हैं। इस तलाक को तो मैं मानती भी नहीं हूँ, और जो कहना आप कोर्ट में कहें, और अभी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तो वहां के लैंडलॉर्ड को बुलाया गया। वो क्या करे, हमारे इस्लाम में मर्द को ये हिम्मत और ये ताकत दी गई है कि वो एक तरफा तलाक ले सकता है। वो बोले, हम बोला कि आपके पास बेटी नहीं है, अल्लाह आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ तो कर ले रहे हैं गलत, मगर वहां के लिए जहाँ मर कर आप जाएंगे, वहां क्या मुंह दिखाएंगे आप? हाँ। जी और मेरे ससुर ने क्या बोला दिल्ली में, ये तो भागी हुई लड़की है। अगर मैडम काउंसलिंग होने के बाद मेरे हस्बैंड को बोला तुम घर लेकर जाओ, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, ऑटो में बैठा दिया, बोला जा तू घर निकल, तुझे जहां जाना है। मैं डर गई कि अब मैं ऑफिस आई, फिर वो रात में पीटेंगे। फिर मैं, हम्म, जहां मैं पहले पालम में रहती थी, एक आंटी थी, मैं उनके घर चली गई डर से मैडम। वहां गई, जाने के बाद उन्होंने कॉल किया उनकी ये बहू को कि मेरी वाइफ आई है। बोली हाँ भैया, ये तो आई भी है। तो जी वो एक कमांडर को लेकर आए, और मेरे पे इतना जुल्म किया है मैडम, कोर्ट में कचहरी में मार पीट। अपना घर रहते हुए मेरे और मेरे बच्चे एकदम माँ बाप के घर में रहते हैं मैडम। आए दिन लैंडलॉर्ड बोलते इतने आदमी क्यों रहे। जी मलका जी, मैं आप ये बहुत, बताइए मौजूदा स्थिति क्या है, आपकी मौजूदा स्थिति क्या है, अभी कहाँ रहती हैं आप? क्या आपको वो तलाकशुदा मानते हैं? नहीं, हाँ वो लोग का कहना है कि आपको मैंने दे दिया डिवोर्स, और आप अपने मम्मी पापा के पास रहे, जहाँ रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या आपने कोर्ट का रुख किया? जी, मैंने कोर्ट से नोटिस दिए थे मैडम कि देखिए ये जो, मैं ऑफिस भी गई थी उनके, जहाँ वो पोस्टिंग थे, जहाँ पे वो पोस्टिंग थे वहां मैं गई। एक रात मुझे रखा भी उन्होंने, 2 दिन मैं रही थी कलाई कुंदम में। तो वहां उन्होंने बताया है कि ये लीगल है। मेरे हस्बैंड ने बोला ये लीगल है, मर्द को ये ताकत दी गई है कि ये तलाक दे, और ये मेरा पर्सनल लॉ है। तो वहां के ऑफिसर ने कहा कि पर्सनल लॉ है आपका, तो आप में सुलह की बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था, वहां के एओसी सर थे, तो मैंने कहा कि सर से मुझे बात करनी है, तब मैं जाऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी घर। तो उन्होंने वेट कराया, टाइम लिया मैडम। टाइम लेने के बाद अफवाह में भी बात हुई लेडीज से, तो उन्होंने बोला कि देखिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है, तब तक हम लोग इस तलाक को नहीं मानते हैं। आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं। मगर इस वक्त में मेरा एयरफोर्स ने बहुत साथ दिया मैडम, कि मैं लीगल वाइफ आपको ही मानती हूँ। ये 4 पन्ने में लिख के ना स्टैम्प है ना कुछ है, और मैं मान जी लूंगी। और ये सब जगह लीगल बता रहे हैं। अकीला जी से पूछेंगे, अब अकीला जी से पूछेंगे। अकीला जी, आपने पूरा मामला सुना मलका का, ये बताएं कि इनके पास अब क्या रास्ता बचा है, और ये जो 2 तरीके अपनाए जाते हैं और इस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, उसका क्या समाधान हो सकता है? पहली बात ये है कि जो इन्होंने डिवोर्स के बारे में कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स भेजा है, पहला तलाक हसन भेजा है पहली बार, ये पहला जी नोटिस आया था आपको मलिका जी। उसके बाद आपने जी कोर्ट का रजू किया कि नहीं किया था, कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया ऐसे? कहाँ, बाय पोस्ट आया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक जी जी। मीडिया से आया था, कैसे नहीं आया नहीं, था? बाय पोस्ट आया था मैडम। ओके, बाय पोस्ट। उसके बाद आप कोर्ट नहीं गए। आपको बेहतर था उस वक्त भी कि आप ये चैलेंज करें, क्योंकि पहला तलाक जो है वो रिवोकेबल तलाक होता है। क्योंकि जब जी तक 3 पीरियड्स में, 3 तोहर में, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आपको कंटिन्यूअसली तलाक ना दिया जाए, वो वैलिड नहीं। जब आपने उन्होंने आपको पहली बार तलाक भेजा था, आप एक सिविल कोर्ट में जाकर उनकी शिकायत कर सकते थे और चैलेंज कर सकते थे। एक रीजनेबल ग्राउंड होता है तलाक देने के लिए, एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए तलाक देने के लिए। ऐसा नहीं कि एक हस्बैंड उठ के तलाक लिखे, बाय पोस्ट भेजे, मेल करके भेजे आपको,
या आपको फोन पे कहे कि मैंने तलाक दिया, ये सब चीजें वैलिड नहीं है। सबसे बड़ी बात तलाक में क्या है, पहले जब मर्द ये सोचे कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक देना है, उसने क्या करना, उसने दो रिकंसिलेशन के लिए दोनों तरफ से आने चाहिए। जी मैम। पहला मसला ये है कि आपको रिकंसाइल करना है दोनों को कि कहाँ पे गलतियां हैं, दोनों से हैं एक से है, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा ये तलाक। और दूसरी बात, जब वो तलाक देते हैं तो वजन एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। यूं ही नहीं कि मेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता है, या जैसे आपने कहा बर्तन घर साफ नहीं रखती है, नो, इट शुड बी अ रीजनेबल ग्राउंड, एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए जिस पर हस्बैंड तलाक देते हैं, और वो भी 3 तलाक। अगर 3 बार, आई मीन टू से, वो तलाक दे सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 तोहर जरूरी है बीच में। एक बारी में अगर हस्बैंड 1 लाख बार भी तलाक दे तो वो तलाक नहीं है, यह बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक आपकी वायलेंस की बात होती है, you can challenge your divorce in a civil court. Obviously, civil court will come to your rescue. ऐसा नहीं है। Second thing, laws are very strong for women. जब आपके पास जातियां होती थी, वायलेंस होता था, चाहे आपके ससुर करते थे, चाहे आपकी ननंदे करती थी, चाहे सास करती थी, या आपके हस्बैंड करते थे, उस वक्त भी एक कंप्लीट पैकेज जो वुमन के लिए है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट औरतों के लिए एक खास तरीके का एक्ट है, जिसमें आपको हर चीज मिलेगी, मेंटेनेंस मिलेगा, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर आप हस्बैंड के घर में रहना चाहेंगे आपको वो भी मिलेगा। ये कंप्लीट पैकेज है औरत के लिए। जहां तक मैंने आपका केस सुना, यू हैव अ लीगल ग्राउंड टू चैलेंज योर डिवोर्स, दैट इज नॉट अ वैलिड डिवोर्स। अगर वो कहे भी कि मैंने रखना नहीं है, यू गो टू अ सिविल कोर्ट, चैलेंज इट देयर। एंड सेकेंड थिंग, जहां भी आप जीवी कर रहे हैं, जहां जिस कोर्ट में भी आपने जीवी के लिए अप्लाई किया, डोमेस्टिक वायलेंस का आपने किया है, आप ऐसा कर सकते हैं, वहां से आप जो भी आपके लीगल काउंसिल है उनको बोल सकते हैं, तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली उसमें ग्रांट हो जाएगा आपका। सेकेंड थिंग, आपको पुलिस से प्रोटेक्शन भी मिलेगा बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। और तीसरी चीज जो आपको चाहिए, वो रहने की जगह चाहिए, वो आपके हस्बैंड के घर में ही मिले, क्योंकि उन्होंने तलाक दिया, इट डजंट मीन कि आपका तलाक हुआ है। आई आपको बात समझ में? उनके कहने से या उनका कोई पोस्ट भेजने से या उनका फोन करने से आपका तलाक नहीं होता, राइट? और सेकेंड थिंग, आप अपने हस्बैंड के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं 498A में, ये मेरा हैरेस करता है या बाकी चीजें करते हैं। यू हैव सो मेनी लीगल रिकोर्सेज अवेलेबल, जहां पे आपकी सिक्योरिटी भी है और जहां आपको रहने के लिए, बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपका घर, आपकी सिक्योरिटी, सब आपको प्रोवाइड करता है कोर्ट। बिकॉज अभी वुमन के लिए जो एक्ट पास हुए हैं, जैसा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इट इज बेसिकली फॉर वुमन। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे जुल्म के खिलाफ, औरतों के जुल्म के खिलाफ। I'll suggest her definitely. इनकी कहानी सुनकर I'll suggest her definitely to challenge the divorce in a civil court, and simultaneously she's going for the domestic violence act. She can make it more strong by moving another application कि मैं पति के घर के साथ ही रहना चाहती हूँ, उनके घर में ही रह सकती हूँ, and court can provide the accommodation. There is nothing in that कि court will deny. बाकी जो आपने कहा, उन्होंने कहा है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, that will be proved. वो सब तो अभी उन्होंने कहा है, but that has not been proved. मेरा तो यही सलाह है, जो आपका डिवोर्स उन्होंने भेजा है वो आप चैलेंज करें। फर्स्ट आपका नोटिस आया, फिर आपका सेकेंड नोटिस आया, आप चुप रही हैं, नो, गो टू अ सिविल कोर्ट, फाइल अ केस देयर, protest against this divorce that I want to live with my husband along with my kids. और जो भी आपके इन-लॉज हैं, चाहे सास है, आपकी ननंद है, जो भी आपके घर में इन-लॉज है जो आपकी परेशानी करते हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट बना, ठीक है? उनको भी आप इस केस में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में लाकर उनको भी बना दे पार्टीज कि ये मुझे जिंदगी अच्छे से गुजारने नहीं देते। दिस इज द लीगल रेमेडी अवेलेबल फॉर। जी मलका जी, आपको कुछ और पूछना है अकीला जी से? जैसा वो कह रही है, वो उस रास्ते पर आप जाकर लड़ेंगे अपना केस? जी, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट नोटिस में, सेकंड नोटिस में मैं कोर्ट गई थी अलीपुर पे, तो वहाँ एक्शन नहीं लिया गया। मैं थाने भी गई थी, वहाँ भी मैंने कंप्लेन किए थे, मीता देव थी, तो मेरे हस्बैंड के लॉयर ने कहा ये तो लीगल है,
मैंने सुलह की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, उनके घर पे भी गई, मगर वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैंने कुछ गुनाह किए नहीं है जो मैं सजा भोगूंगी। मैं लड़ूंगी बिल्कुल मलिका जी, आखिरी दम तक। आपकी बात सही है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, आप रहना चाहती हैं, अपने घर पे अपना घर बसाना चाहती है, बट अगर जी आपके हस्बैंड के लॉयर बोल रहे हैं कि ये सब लीगल है, उनकी बातों जी पर ना जाए। आप एक अच्छा सा लॉयर हायर करें, उन्हें कहें कि मुझे ये 2 नोटिस आई हैं, जबकि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। लॉ ने आपको रेमेडी अवेलेबल दी है, लॉ ने आपको दिया है, जी तो आपको जी यूटिलाइज करें। ये सोचकर ना रहे कि उनके लॉयर ने मुझे क्या कहा, बल्कि यस यस आप कानून आपको क्या चीजें दे रहा है, कानून जी आपके हित में क्या क्या दे रहा है, जी लॉ आपके लिए कहाँ पे है, वो सोचकर आगे चले कि मैं बहुत मजबूत हूँ और हमारे जी आईन ने, हमारे कानून ने जो हमें लॉज दिए हैं वो मेरे लिए बहुत है, मुझे आगे तक ले जाने को। जी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ना सोचे कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया या मेरे हस्बैंड के लॉयर ने क्या किया। यू हैव टू बी योरसेल्फ वेरी स्ट्रांग। जब आप मैं स्ट्रांग रहेंगी, जी जी डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे। ये छोड़िए मन में कि उसने एक तरफा तलाक दिया, एक तरफा तलाक आपको कोई असर ही नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं मैं बिकॉज दैट असर इज अ करती नहीं रिवोकेबल, मैंने। यस ये कोई इरेवोकेबल यस तलाक तो नहीं है, ये जी रिवोकेबल तलाक है। आप सिविल कोर्ट में ये चैलेंज करें। सिर्फ आपका ये है कि आप अपने मायके में हैं अभी, यू जी वांट टू बी विद योर हस्बैंड, आप यस डोमेस्टिक वायलेंस में एप्लीकेशन मूव करें, अपने वकील से कहें एप्लीकेशन में वो आपके लिए एकोमोडेशन का भी इंतजाम करें। और साथ में अगर आपकी जान को खतरा है, आपको लगता है बच्चों की जान को खतरा है, तो प्लीज प्रोटेक्शन भी आपको ये एक्ट प्रोवाइड करता है। एक्ट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट पैकेज, इसके बाहर आने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इस एक्ट में ही सब कुछ मिलेगा। ये बहुत यस बड़ा हथियार है। मैडम मैं सुप्रीम कोर्ट में वंदना शर्मा हमारी लॉयर हैं, जो मैं जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, बहुत परेशान थी मैं कि उन्होंने इनलीगल नोटिस जो भेजा है मुझे, मैं तो एक्सेप्ट करती नहीं हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अगर उनमें बिल्कुल हिम्मत है तो वो कोर्ट में आए, कोर्ट में मुझसे बातें करें कि मुझे रखना है नहीं रखना है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो वो आप मजिस्ट्रेट के सामने कहें। आप 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 एविडेंस से बचने के लिए, मेंटेनेंस के देने से बचने के लिए, जो आपने ये जो काजी के थ्रू लेटर जो मुझे नहीं दिया है, और जो खुद टैपिंग करके दो गवाह के वजह से मुझे जो आपने डिवोर्स दिया है, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं कभी मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। मैं हर लड़की से कहती हूँ कि रोना बंद करो और मुझसे जुड़ो। मैं तुमको आवाज़े खातिन में या बहुत बेनज़ीर हिना से जोड़ू। अनिका जी, आपकी बात मैं काटना चाहूंगी बीच में। जब आपने जी कहा कि उन्होंने मुझे तलाक दिया, काजी के साथ तलाक दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट गई या बाकी कोर्टों में गई, सबसे बड़ी बात जो है, आप कह रही है बाकी लड़कियों को मेरे साथ, आपके साथ जुड़ने के लिए, इस चीज के लिए बहुत जरूरी है ये चीज के जहां भी वायलेंस हो, जहां भी डोमेस्टिक वायलेंस हो या जहां भी एक तरफा तलाक हो, औरतों के हक की नातलफी हो, हक तलफी हो, तो वहां पे जरूरी जुड़ने की जरूरत है। बट साथ में जो लीगल रेमेडी आपको अवेलेबल है वो अवेल करनी आपको बहुत जरूरी है। यस अगर वो यस चाहते हैं अगर वो चाहते हैं कि नहीं मैंने इनसे साथ नहीं रहना, जिंदगी नहीं गुजारनी है इनके साथ, चलो कोई जी बातें अनबन है, लेट हिम पे फॉर दैट अ ह्यूज कंपनसेशन, जो आपको यस कंपनसेट करेगा, आपकी लाइफ को कंपनसेट करेगा, राइट। लेट हिम कम बिफोर यस द कोर्ट, वो कहे कि नहीं मैंने तो नहीं रहना है इनके साथ, उसमें भी उसके जी लिए वेज है, आपके लिए वेज है। आप अपने जी स्टेटस के हिसाब से, हस्बैंड के स्टेटस के हिसाब से जैसे आप जिंदगी गुजार रही थी, यू कैन क्लेम फॉर द कंपनसेशन। ताकि आप, पहले तो मैं बताऊंगी कि लाइफ का कोई कंपनसेशन तो है नहीं, जो आपने स्पेंड किया उसके साथ लाइफ कैन नॉट बी जी कंपनसेटेड। बट हाँ, यस अगर वो इस चीज के लिए ज्यादा जिद पर अड़े हैं, अदर थिंग इज अवेलेबल, ही कैन कम बिफोर द कोर्ट, आप एक मुंह मांगी कंपनसेशन ले सकते, जी वो आपके लिए एक और स्टेप। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे। मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरी एक बेटी है बहुत प्यारी सी है, वो इंशा है, जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ कि आज आज हमारे साथ हुआ तो कल मेरी बेटी के साथ ना हो। तो उसकी शादी कैसे होगी? एक माँ को डिवोर्स मिलता है तो उसकी वही मैं जिंदगी कह रही कैसे हूँ, गुजरेगी? अगर आप ये चाहती हैं कि आप
तलाक ना ले, देन यू हैव टू फाइट फॉर इट। तो आपको फाइट करना पड़ेगा। नो डाउट इसमें थोड़ा सा देर लग जाती है, गवाहों का मसला होता है, कोर्ट का मसला होता है, 1-2 हियरिंग में खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज जज को भी सेटिस्फाई करना होता है। बट इंसाफ आपको जरूर मिलेगा, बिकॉज जो भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल है वो आप अवेल कर लीजिए। डिवोर्स आपको नहीं लेना है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने 2 नोटिस भेजे हैं, चलिए जी, उसमें ग्राउंड से तलाक के लिए उठ के कोई मर्द कोई भी हो, वो उठ के, खासकर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात में करूंगी जो हम सब पे लागू हो जाता है, मुस्लिम वुमेन्स पे लागू हो जाता है, तो उसमें ये नहीं है कि मतलब हस्बैंड ने तलाक दिया और तलाक हो गया, ये नोशन खत्म हो गया। He has to give some reasonable grounds before pronouncing the divorce, right? और उसने क्या करना है, एक तरीका है डिवोर्स देने का। उठ के आपको घर में बिठाएंगे, पीछे से बाय पोस्ट भेजेंगे, या आपको लास्ट में बोलेंगे कि चलिए मैंने फोन पे डिवोर्स दिया। These things will not matter for you. You are on the right path. आप जीत जाएंगे। I give you a surety of that. आप में हिम्मत है, आपको थोड़ी सी और हिम्मत रखनी है। Obviously, court is there for you, law is there for you. Fight for it and challenge. ओके मैडम। अफरोज फातिमा हमारे साथ हैं। अफरोज से हम जानना चाहेंगे कि सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है इस तरह के मामलों में। अफरोज जी बिल्कुल, शुक्रिया रत्ना मैम, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया बोलने का। जिस तरीके से मलका जी की प्रॉब्लम जैसे सुनी है कि वो इस टाइम पे एक मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली एक हैरेसमेंट झेल रही है, तो ये इनके जैसी बहुत सारी तमाम लड़कियों की प्रॉब्लम है जो तलाक के इस बीच में है कि तलाक हुई भी नहीं है और तलाक शादी अपने ससुराल में भी नहीं रह पा रही है। तो सबसे पहले ये है कि हमें फैमिली के लेवल पर और सोसाइटी के लेवल पर जो हमारे एक मेंटल स्टेटस है उसे चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी लड़की के साथ अगर हो रहे हैं इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे थोड़ा-सा पॉजिटिवली ले लें। उसे ये नहीं करें कि क्या होता है कि एक हम अपना 1-2 रवैया दिखाते हैं, एक साइड से हम लड़की के साथ सिंपैथी भी देते हैं कि नहीं बहुत गलत हुआ, और दूसरी साइड उसे कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा और बर्दाश्त कर लो और जाके घर बना लो। तो ये होता है कि दोबारा से आप उसे फिर उसी नर्क वाली लाइफ में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि अगर ये हादसा अगर हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें लड़की की ज़्यादा गलती है। ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं रवैया दोहरा रवैया रहता है हमारी सोसाइटी का कि आप थोड़ा-सा और कंप्रोमाइज़ कर लें। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मलका जी को जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़ाई खुद से लड़ूँगी, कि बिल्कुल वो अपनी लड़ाई जब तक उनके अंदर विल पावर नहीं होगी, कोई भी नहीं लड़ सकता है। तो वो खुद से लड़ें और इस चीज़ को एक नेगेटिव ना लें। वो ये ना सोचे कि मुझे उस लाइफ में फिर से जाना है, जब आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी एक डिग्निटी नहीं है कि आपको एक पत्नी का जो एक स्टेटस है, उससे भी हटा दिया गया और बच्चों की जो ज़िम्मेदारी है, वो भी आपको अकेले फेस करनी है, इकोनॉमिकली हो, ये एक ज़िम्मेदारी है, जैसे आपको अपनी बेटी का एक डर है, तो एक थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग बनें, एजुकेशन के लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनें और जो हमारी सोसाइटी है, उसको भी थोड़ा-सा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि केसेस होते हैं, तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो सही गवाही नहीं देते हैं। उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज एक बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो आने वाले 2 साल, 10 साल के बाद आपके फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल बहिष्कार हो ऐसे लोगों का। रीज़न क्या है कि जो शादी होती है, एक सामाजिक लेवल पर होती है, हम कानूनी लेवल पे तो नहीं जाते, समाज के लेवल पे ही रिश्ता होता है। तो इस समस्या का सबसे ज़रूरी जो दिखता है एक पहले लेवल पर कि हम ऐसे लोगों के एक सामाजिक बहिष्कार करें। जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें बिल्कुल सपोर्ट ना करें, उनको छोड़ दें, उनसे मिलना छोड़ें कि आपने अगर किसी की बेटी के साथ गलत किया है, तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। दूसरा, फैमिली को भी अगर लड़की घर आ जाती है, तो उसे एक बोझ ना बने। जो एक हम लोगों की एक सोच हो गई कि जब तक लड़की की शादी नहीं है, तो हम अच्छे से रखते हैं। लेकिन शादी के बाद जैसे ही वो आती है, तो एक बोझ-सा समझ लेते हैं, एक अलग से उनको लगता है कि हम इकोनॉमिकली भी बर्डन झेलेंगे और हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हमारे घर में और जो बेटियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शादी कैसे होगी? तो वो बात की बात है। पहले तो जो बच्ची घर आ गई है, हमें पहले उसको समझना है, उसको सपोर्ट करना है कि ताकि वो एक मेंटली प्रेशर में ना आए, एक इकोनॉमिकली प्रेशर में ना आए कि अब कैसे क्या चीज़ें मैं डील करूँगी। दूसरा है कि जो मीडिया है, उसे भी थोड़ा-सा सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए
कि उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट करें लड़कियों को कि नहीं, ये समस्या एक लाइफ का पार्ट है, इससे की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे हमें हिम्मत से डील करना चाहिए। एजुकेशन के लेवल पर भी हमें स्ट्रांग बनना चाहिए कि जितना हो सके फैमिली उनको एजुकेशन से स्ट्रांग बनाए, उन्हें एक जितना हो सके अपने पैरों पे खड़ा होने की उनको सपोर्ट करें इस तरीके से। जी जी, अफरोज आपने बहुत बहुत अच्छी बातें कही। समाज को बदलने की जरूरत है, खास तौर से लड़कियों को भी समझने की जरूरत है कि वो बर्दाश्त करने की एक हद होती है, उसके ऊपर जब चीजें जाने लगे तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमें शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि उनके पास आगे के लिए एक विकल्प रहे कि वो अपने पैरों पर खड़ी है तो अपने या अपने बच्चों की जिंदगी को वो अच्छी तरह चला सकती हैं। अकीला जी से हम ये पूछना चाहेंगे, अकीला जी ऐसे कितने मामले लगातार आ रहे हैं और किस तरह से कानूनी जागरूकता की जरूरत है महिलाओं को? बहुत सारे ऐसे केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आए दिन आते रहते हैं, बट एक चीज खुशी की बात है कि लड़कियां, औरतें बहुत मजबूत हो गई हैं। उनको बहुत हद तक ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है और मुझे कैसे अपनी जिंदगी खुद चलानी है। बहुत स्ट्रांग होकर हमारे पास आती हैं औरतें कि नहीं, अगर मेरे साथ कोई जुल्म हो रहा है, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे फादर इन लॉ की तरफ से, मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, हमें उनके खिलाफ जाना है। ये जागरूकता आज बहुत है लोग, खासकर लड़कियों में। और ऑब्वियसली जितना पढ़ाई की जरूरत है लड़कियों की, ताकि उनको पढ़ने से ही पता चलेगा कि हमारे राइट्स कितने हैं। बट हाँ, आए दिन ऐसे केसेस देखने में आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हर दिन हर घड़ी होता रहता है। बट हाँ, ये जागरूकता भी है लोगों में कि हमारे पास कानून है, हमारे पास एक एक्ट है, हमारे पास कोर्ट है जो हमारे आगे आकर हमारे साथ रहकर हमारा साथ दे सकते हैं और हम कहीं पे खड़े हो सकते हैं। जी, ये चीजें हैं। अकीला जी, यहाँ एक सवाल और है कि ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया, लेकिन ये जो तलाक के हसन, इस तरह से जो तलाक दिया जा रहा है, जहां लड़कियां फंस के रह जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता, वो अपने आप को मान लेती हैं कि हाँ ये तलाक हो गया। ये जो दो तरफा तरीका है, उससे निजात नहीं मिलनी चाहिए क्या लड़कियों को या समाज को? सुन, एक्चुअली पता क्या होता है, आज का ये जो अपने जहनों में हमारी बहनों ने बिठा के रखा है कि हस्बैंड ने तलाक भेजा और तलाक मुकम्मल हो गया, अब तो तलाक हो गया। ऐसा नहीं है, ना ही हमारे कुरान में है, ना ही हमारे जो हमारा कानून है उसमें। तलाक के जो मैंने पहले भी बोला, तलाक का अपना एक तरीका है। उसमें सबसे पहले उठ के मैंने पहले भी इनको बोला कि एक रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है। दो ऑनेस्ट, गॉड फियरिंग दोनों तरफ से होने चाहिए, दो बंदे जो नेक भी हूँ, ऑनेस्ट भी हूँ, गॉड फियरिंग भी हूँ, वो रिकंसिलेशन की पहले कोशिश करें। अगर वहां पे नहीं होता है फिर आगे जाकर बात। और इन्हें क्या करना है, ये नहीं कि तलाक, नोटिस तलाक हसन भेजा और हो गया। नो, यू हैव टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोसीजर। और तब तक लड़की के पास ये भी है कि वो चैलेंज कर सकती है कि मुझे एक रीजनेबल ग्राउंड और वैलिड ग्राउंड पे तलाक चाहिए। आप उठ के मुझे तलाक दे रहे हैं, इट इज नॉट। और हम मन में बिठाकर बह रहे हैं तलाक हो गया, इन्होंने तलाक भेज। हमें उठ के ये चीजें करनी है कि नहीं, हमें ये उठ के बताना है कि नहीं, आपने तो तलाक भेजा, चलिए, लेकिन मुझे तो मंजूर नहीं है ना, मुझे वैसे तलाक दीजिए जैसे तलाक होना चाहिए, जैसे प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन इस प्रोसीजर को कोई मानता नहीं। वकील भी कह देते हैं कि आपका ये तलाक हसन है, ये हो गया। जब वकील ही ऐसा कह देंगे तो ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? अदालत की तरफ जाती है तो वहां वकील बोल देते हैं कि ठीक है, आपका तो तलाक हसन हो गया, एक तरफा तलाक हो गया। और ये दूसरी तरफ जाती हैं। आपको लगता है कि सारे तलाक कानूनी दायरे में आ जाने चाहिए ताकि एक ही तरफ हो, एक ही जगह हो जहां से उनको न्याय मिले, ताकि जहां पर किसी तरह की दुविधा ना हो? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अगर एक तरफा तलाक होता है, इट इज रिवोकेबल। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तलाक भेजा और तलाक हो गया, जो आम सा नोशन हो गया है, ये रिवोकेबल है। आप जाएं, कोर्ट्स में आपके लिए रेमेडी अवेलेबल है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका एक तरफा तलाक हो गया और आपने मन में बात बिठा ली कि तलाक हो गया। वो तो उनका है ना, वो भेजे तलाक, बट यू हैव योर राइट, यू हैव द रेमेडी अवेलेबल। फाइट तो आपने करना है, फाइट आपने करना है, रेमेडी अवेलेबल है आपके पास लॉ है। दिस इज रिवोकेबल।
जो आपके हस्बैंड ने आपको 2 तलाक भेजे हैं, दैट इज रिवोकेबल, बट आपको चैलेंज करना। अगर आप साइलेंटली बैठ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड, आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपने बर्दाश्त कर लिया है। फिर आपके साथ जो भी हो रहा है, या हमारे साथ। मैं कुछ कहना चाहूंगी मैडम। हाँ, जी 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 पहले मैं अफरोज का रिएक्शन ले लेती हूँ। अफरोज, मैंने जो सवाल किया था कि कानून के दायरे में रहने से क्या होगा, कि बहुत सी महिलाएं जागरूक नहीं है, जैसे कि मलका है या और दूसरी महिलाएं, अगर वो शांत होकर बैठ गई, जैसे अकीला जी ने कहा कि यदि आप चुपचाप बैठ जाते हैं, अगर चैलेंज नहीं करते तो वो मान लिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या आपको लगता है कि ये कानून के दायरे में आ जाने चाहिए? देखिए, जो जितने भी विक्टिम हैं या जो भी बहुत सारे वकील हैं, जैसे अकीला मैम ने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं कि उन्होंने तलाक भेजा तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे होता है ये। तो इसके लिए ना जगह-जगह काउंसलिंग सेंटर सेटअप होना चाहिए कि वो शरीयत को भी लेकर और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लेके जो भी विक्टिम है उसको पूरी जानकारी दे सके कि ये है अगर तो इसमें ये प्रोसेस है। तो ये ना एक कहते हैं कि पूरी जानकारी की कमी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वकील ने बोल दिया, तो हर वकील को तो पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ये काउंसलिंग सेंटर सेटअप होना चाहिए कि वो पूरी जो कानूनी और जो शरीयत का जो प्रोसेस है वो उनको समझा सके अच्छे से, कि भाई किस कंडीशन में ये मानी जाएगी और किस कंडीशन में नहीं मानी जाएगी। दूसरा ये कि जो ये काउंसलिंग सेंटर है वो लड़कियों को इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट करे कि एक तरफ वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास, एजुकेशन के लिए भी वो काम करे साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि जब तक उनका ये कानूनी प्रोसेस चल रहा है, जब तक तलाक हो जाती है या नहीं हो जाती, तब तक वो एक ही लड़ाई में लड़े। उन्हें साथ के साथ दोनों काम करने हैं। जी, जी मलका, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा अकीला मैडम ने कहा है कि आपको तो ये 2 नोटिस मिले हैं जिसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और एक्शन लेना। मैंने एक्शन लिया है मैडम, सुप्रीम कोर्ट तक गई हूँ, उसे चैलेंज किया है। जो मैंने नहीं किया है इस वजह से मुझे तलाक ना दे और ना मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। आज मेरे बच्चे 1 साल के थे जब मैं अपने मम्मी पापा के घर आई थी। अभी वो माशाल्लाह 6+ हो गए हैं और मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा ये सपोर्ट है जो मैं और मेरे बच्चे जी रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे माँ बाप दुनिया में हर हर किसी को दे, हर लड़की को दे। जिसके माँ बाप नहीं सपोर्ट करें तो प्लीज अपनी बेटी को सपोर्ट करें और आगे बढ़े। मैं 5 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे माता पिता मेरे साथ है, मेरी सिस्टर है मेरे साथ है, कोई रहे या ना रहे मगर मेरे माता पिता ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। और मैं मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, सारे लोग से कहती हूँ कि ये तलाक को बंद कर दीजिए, बैन करवा दीजिए तलाके हसन को। 3 तलाक बैंड हुआ है मगर वो तो फिर चालू हो गया ना, ऐसे नहीं दो वैसे दो। कोई लड़कियां मैं बहुत सारी लड़कियां से मिली हूँ जो हमारा दुख कुछ भी नहीं है जो उनका दुख है। तो उनके लिए प्लीज एक मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक तो कानून लाए जिसमें हर लड़की को इंसाफ मिले और इंसाफ मिले और वो भी अच्छी जिंदगी गुजार सके अपने बच्चों के साथ और उसे रहने का घर मिले, मेंटेनेंस मिले, जो काफी टाइम लग जाता है। वो 2 चीज हो जाए तो कोई लड़की भी बेसहारा नहीं होगी, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं मुझे सहारा दे रहे हैं। बहुत सारे के माँ बाप नहीं है, जो वो लोग बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा उन लोगों को, जो मैं कोर्ट में मिलती हूँ उनसे। तो प्लीज मदद करें हर महिला की, मुस्लिम महिलाएं, हर महिलाएं तो ठीक है, खास करके मैं हिंदू लोग की महिलाएं की बोलती हूँ। उन लोगों को तो एक राइट दिया गया कि आप कोर्ट में ही जाकर डिवोर्स हो सकता है। मर्द के लिए 1000 कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा है। दूसरी शादी करो तुम, बीबी को इनलीगल तलाक दो तुम, बच्चे का खैर खबर ना लो तुम, बीबी किस हाल में रहेगी डिवोर्स के बाद, बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं किया है। सिर्फ इनलीगल लॉ